हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सेकंड क्लास लेके आया हूँ इंडक्टेंस की। पिछली क्लास में आपने पूरा पूरा इंडक्टेंस के बारे में जाना था और बहुत अच्छे से आपने पढ़ा था। जैसे मैं रेजिस्टेंस की फर्स्ट क्लास लेके आया था, फिर मैंने रेजिस्टेंस की जो सेकंड क्लास ली थी उसमें मैंने आपको टाइप ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाए थे। ऐसे ही मैं इंडक्टेंस सर्किट की फैमिली का दूसरा सदस्य है। किसी भी सर्किट की फैमिली का जो दूसरा सदस्य है वो है इंडक्टेंस। आज हम इंडक्टेंस के टाइप्स के बारे में जानेंगे और इंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। ये इंडक्टेंस की सेकंड क्लास है। इसके बाद एक क्लास और इंडक्टेंस की होगी जिसमें इंडक्टेंस की पूरा का पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। 3 क्लास में मैं आपको इंडक्टेंस बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। ये बात समझ में आई? चलिए दोस्तों, आज हम इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इंडक्टेंस ये क्या है, प्रेरक के प्रकार या टाइप ऑफ इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस के प्रकार हैं, तो इंडक्टेंस के टाइप अगर हम पढ़ें तो सबसे पहला इंडक्टेंस आता है एयर कोर इंडक्टेंस। क्या होता है बेटा? एयर कोर इंडक्टर। एयर कोर इंडक्टर, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये कोर क्या होता है, कोर एक्चुअलिटी में है क्या चीज। देखो, मैं आपको बताता हूं इंडक्टेंस को और कैसे समझ सकते हैं। पिछली क्लास से ज्यादा मैं आज और अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। देखिए, ये मेरे पास सिंगल वायर है। ये सिंगल वायर है, जब इसमें करंट फ्लो करेगी ना, ये सिंगल वायर है, जब इसमें करंट फ्लो करेगी ना, तो ये भी एक इंडक्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके तरफ चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। लेकिन लेकिन दोस्तों, ये जो इंडक्टेंस होगा ना, ये बहुत ही वीक इंडक्टेंस होगा। कैसा इंडक्टेंस होगा? बहुत ही वीक। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये बहुत ही कमजोर प्रेरक होगा। कमजोर प्रेरक, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम क्रिएट होगी। लेकिन मैंने इस वायर में जैसे ही अंटे देना स्टार्ट कर दिए, अंटे देने का स्टार्ट का मतलब यह है टर्न्स देना स्टार्ट कर दिए। मतलब वायर को जैसे ही मैंने टर्न्स के फॉर्म में मोड़ा, टर्न्स के फॉर्म में मैंने जैसे ही वायर को मोड़ा, तो नंबर ऑफ टर्न्स आए। नंबर ऑफ टर्न्स आए तो आपने देखा होगा उसके स्क्वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंडक्टेंस होता है। एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के स्क्वायर के। मतलब आपने क्या समझा, अगर ये 2 टन देंगे तो 4 गुना इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, 3 टन देंगे तो 9 गुना इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, 8 टन देंगे तो 64 गुना इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब जैसे ही आप 1 टन लेके आएंगे तो उसके स्क्वायर गुना में इंडक्टेंस बढ़ जाता है। ये बात समझ में आई? मतलब सीधे वायर को भी हम इंडक्टेंस बोलते हैं, ये कमजोर इंडक्टेंस होता है। इसमें मैंने जैसे ही 2 टन दिए तो 4 गुना इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई? अब हम देखते हैं कि जब इस तार को हम किसी भी मटेरियल के ऊपर लपेट देते हैं, जब हम इस तार को किसी मटेरियल के ऊपर लपेटते हैं तो उस जो जो आकृति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोर। अब कोर अलग अलग प्रकार की होती है ना। उसके आधार पे हम इंडक्टेंस को डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरा ये सिंगल तार है, ये तार अगर मैं अपने चश्मे पर लपेट दूंगा तो मेरा जो चश्मा है, ये चश्मा जो है मेरा मेरा ये जो चश्मा है, ये एक इंडक्टेंस की तरीके से कार्य करने लगेगा। अगर मैंने इस पर तार लपेट दिया तो ये पूरा का पूरा एक चश्मा कोर इंडक्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चश्मा कोर इंडक्टेंस। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो कोर किसे कहते हैं? जिस पर तार लपेटा जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए जाते हैं। हवा में तो नंबर ऑफ टर्न्स देंगे नहीं आप। तो जिस पर तार लपेटा जाएगा, लपेट देने के लिए, आपको फेरे देने के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स देने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसको हम कोर बोलते हैं। अब वो जिस मटेरियल की बनी होगी, इंडक्टेंस उसी टाइप का बन जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब मान लो सबसे पहले मैंने ये बताया है कि एयर कोर इंडक्टेंस। एयर कोर इंडक्टर का मतलब यह है कि इसमें एयर है ही नहीं, मतलब कोर है ही नहीं। भैया जब कोर नहीं है तो मतलब ये क्या हो गया? फिर क्या आ गई? हवा आ गई। हवा आ गई मतलब एक सिंपल सा वायर है जो हवा में है, तो मतलब इसको बोलते हैं एयर कोर इंडक्टर। ये बात समझ में आई? अब इसके क्या क्या लक्षण है ये देख लो। कोई भी कोर नहीं होती। पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि जो एयर कोर इंडक्टर है, तो पहली बात तो इसमें कोई भी कोर नहीं होती। दूसरी, एयर कोर का काम करती है। मतलब क्या है? जो हवा है, जो एयर है, वही कोर का काम करती है। दूसरा, सेचुरेशन नहीं होता। देखो, सेचुरेशन का मतलब मैं यहाँ पे आपको बात को समझा सकता हूँ। सेचुरेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी इच्छा भर जाए, उसके बाद फिर आपको कोई वही काम कोई करने को बोलेगा तो उसको बोलते हैं सेचुरेशन। फिर आप बेमन से उस काम को करेंगे तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? सेचुरेशन। जैसे कि आपको क्या पसंद है? कड़ी पसंद है, सपोज करो। मुझे मान लो कड़ी पसंद है, तो मुझे मेरी घरवाली आज भी कड़ी दे दे, कल भी कड़ी दे दे, परसों भी कड़ी दे दे, नरसों भी कड़ी दे दे, साल भर कड़ी देती रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कड़ी से मुझे नफरत हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? नफरत हो जाएगी। और इसी चीज को बोलते हैं हम सेचुरेशन। मतलब किसी काम को इतना बार कर देना फिर उसमें हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाए, फिर हम उसको मन से ना करें, बेमन से करें, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? उसी चीज को हम बोलते हैं सेचुरेशन। क्या ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ है? बोलो। चलिए, तो एयर क्या होती है? जैसे किसी भी मटेरियल की कोर है, उसके मैग्नेटाइज होने के लिए, उसे चुंबकीय चुंबकत्व में बदलने के लिए एक प्रॉपर एक हद तक ही उसको चुंबक बनाया जा सकता है। लेकिन उसके ऊपर और करेंगे तो क्या होगा? फिर वो चुंबक नहीं बनेगी, फिर उसका लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो जब हम उस मटेरियल को ही हटा देंगे तो बचेगी एयर। तो एयर कभी भी सैचुरेट नहीं होगी, ये बात समझ में आई। सैचुरेट का मतलब ये, एयर को आप कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते, आप उसको जितना एनर्जी देते जाएंगे हवा उतनी की उतनी एनर्जी झेलती चली जाएगी। बात समझ में आई, पॉइंट क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि एयर को कभी भी संतृप्त मतलब सेटिस्फाई नहीं कर सकते, जितनी एनर्जी देते जाएंगे वो उतनी एनर्जी खा जाएगी और उस हिसाब से फील्ड को क्रिएट करेगी। दूसरी बात इसमें यह है कि भाई इस टाइप की जो कोर है ना, इसको हम हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज करते हैं। मतलब ऐसे सर्किट जहां पे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा कौन से सर्किट है जहां पे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी। आप खुद समझ सकते हैं कि यार फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा सर ने कभी पहले पढ़ाया था, इसका मतलब ये था कि जिस जहां फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी, इस बात को समझ लेना, वहां उस सर्किट का साइज हमेशा कम रखा गया होगा। और जहां सर्किट के साइज छोटे हो जाते हैं तो सीधे के सीधे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहलाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि भाई कैसे? ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये बात मेरी समझ में आई कि जहां हाई फ्रिक्वेंसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एयर कोर इंडक्टर का यूज कर सकते हैं, ऐसा हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हायर फ्रिक्वेंसी पे ये यूज होते हैं, हायर फ्रिक्वेंसी पे ये यूज होते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पे जो साइज है, मतलब साइज का जो प्रॉब्लम है वो छोटा हो जाता है। और वो कौन से सर्किट होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब हम अगली बात करते हैं भाई फेराइट कोर की। फेराइट कोर क्या चीज होती है? फेराइट कोर का मतलब यह है कि अभी हमने कोर, कोर का मतलब तो क्लियर हो गया ना, जिस पर तार लपेटे जाते हैं। अब एयर पे तो तार लपेटेंगे नहीं, मतलब हवा वाला वायर है, सिंगल वायर है, वो एयर है चारों तरफ, वो एयर कोर इंडक्टर हो गया। उसके बाद बात करते हैं फेराइट। फेराइट के मटेरियल की जब हम किसी स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे जिसपे हम तार को लपेटकर इंडक्टेंस बनाएंगे, आप उसके बारे में जानेंगे कि फेराइट है क्या चीज। देखो फेराइट कोर एक्चुअलिटी में, इसमें जो कोर होती है वो आयरन और कॉपर की मेटल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? आयरन कॉपर के मेटल की। ये बात समझ में आई। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है भाई। जैसे ही हम आयरन लेके जाते हैं, लोहा लेके आएंगे, तो लोहा में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। अब आपको ये कैसे पता चलेगा? ये पढ़ेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें चालक, कुचालक और अर्धचालक जब आप पढ़ेंगे तब वहां आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है चालक, क्या होता है अर्धचालक, क्या होता है कुचालक। ये भी आप नेक्स्ट चैप्टर जितने जो आपके आते जाएंगे उसमें आप अच्छे से समझते जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर है। तो इसमें मैं ये कह सकता हूं कि जो लोहा होता है ना, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, रजिस्टिविटी ज्यादा होती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी बात, यहाँ पे इस टाइप की जो फेराइट कोर का हम वहां यूज करते हैं जहां पे इंडक्टेंस की वैल्यू हमें बदलते फॉर्म में चाहिए, मतलब वेरिएबल फॉर्म में चाहिए कि दो का इंडक्टर बना दिया, फिर 3 हेनरी का, फिर 4 हेनरी का, फिर 5 हेनरी का। भाई इंडक्टर की यूनिट क्या होती है? हेनरी। ये भी पूछ सकता है पेपर में कि इंडक्टेंस की यूनिट क्या है? हेनरी। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है। चलिए, तो मैंने क्या समझाया कि वेरिएबल इंडक्टेंस, जहां आपको इंडक्टेंस के मान में परिवर्तन चाहिए, जहां आपको इंडक्टेंस के मान में परिवर्तन चाहिए, वहां आपको वेरिएबल इंडक्टेंस चाहिए, तो फेराइट कोर का आप इस्तेमाल करें। यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा और रिलक्टेंस, प्रतिष्ठंभन जिसको बोलते हैं, इस रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। दूसरा, ये यूज कहां होते हैं दोस्तों? ये होते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर में। ट्रांसमीटर रिसीवर मतलब ये होता है कि जब एंटीना से सिग्नल भेजते हैं तो वो ट्रांसमीटर बन जाता है। एंटीना से सिग्नल लेना और भेजना दोनों होता है। तो हमारे घर में एक रिसीवर लगा होता है और एक होता है ट्रांसमीटर। तो यहां से ट्रांसमीटर रिसीवर, रिसीवर ट्रांसमीटर, मतलब जो सिग्नल को लेता है उसे रिसीवर कहते हैं, जो सिग्नल को भेजता है उसको ट्रांसमीटर कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? पुराने जमाने में जब हम तैयार किया करते थे तो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम हमारे छोटे भाई बहन करते थे। हम धीरे से चिट्ठी लिख के उसको थमा देते थे कि गली नंबर 4 में उसको दे के आना। तो वो क्या कर दिया, हमने जो सिग्नल बनाया ट्रांसमीटर ने अपना काम कर दिया। ये बात समझ में आई। और रिसीवर मतलब क्या होता है? जो उसका छोटा भाई और बहन होगी वो रिसीवर होगी। अरे ये बात समझ पाए कि नहीं कि ट्रांसमीटर रिसीवर का एक्चुअलिटी में काम क्या होता है? सिग्नल को भेजना और सिग्नल को लेना। बाकी का काम पूरे सर्किट का होता है कि वो सिग्नल आया है, किस टाइप का सिग्नल है, क्या है इसके अंदर, वो सब सिस्टम का काम होता है। तो मैं और वो, मेरी वाली वो जो 10th में थी, हम दोनों क्या है? सिस्टम। हमारा, मेरा एक छोटा भाई और उसकी एक छोटी बहन, ये दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम करेंगे। ये बात समझ में आई। मैंने सिग्नल अपने छोटे भाई को दिया, जो गली नंबर 4 में उसको दिया ना, तो वो जाएगा उसकी बहन को थमा देगा, उसकी बहन वो अपने बड़ी बहन को थमा देगी। तो मतलब वो रिसीवर हो गई और मेरा छोटा भाई क्या हो गया? ट्रांसमीटर। क्या ये बात समझ में आई? सिग्नल को भेजना और सिग्नल को एक्सेप्ट करना ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम होता है। दोस्तों ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये फेराइट कोर इंडक्टर्स में केवल इतना ही पेपर में पूछता है, इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछेगा। अगला इंडक्टर्स की हम बात करते हैं, वो है आयरन कोर इंडक्टर। भैया आयरन कोर इंडक्टर है तो सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे का। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोहा कैसा होगा, इसमें जो कोर होगी वो सॉफ्ट आयरन होगी दोस्तों।
लोहा दो प्रकार का होता है, एक तो हार्ड आयरन होता है, एक सॉफ्ट आयरन होता है, समझ रहे हैं। डलवा लोहा होता है ना। और स्टील जिसको बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील जिसको हम बात करते हैं, वो खतरनाक लोहा होता है। स्टील मतलब और हार्ड, ठीक है ना। जब लोहे के अंदर हल्का सा कार्बन मिला देते हैं तो स्टील का फॉर्मेशन हो जाता है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ कोर बनी होती है सॉफ्ट आयरन की। या मैग्नेटिक फील्ड आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करना यहाँ बहुत आसान होता है। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा इंडक्टर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। एयर कोर इंडक्टर, फेराइट कोर इंडक्टर, आयरन कोर इंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस दबा के बनते हैं, या इनमें से कौन सा सही है, विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ देम इज मोर देन करेक्ट। तो इसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज इन चीजों की चाहिए। बोलो ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, कोर मतलब सॉफ्ट आयरन है ना, किसकी बनी होती है, सॉफ्ट आयरन की। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आसानी से स्टोर हो जाती है। हायर इंडक्टेंस वैल्यू, भाई जब मैग्नेटिक फील्ड आसानी से बन जाएगी तो वही तो इंडक्टेंस, वही इंडक्टेंस की वैल्यू बन जाएगी। इंडक्टेंस वहीं से अच्छा और पावरफुल दिखाई देने लगेगा, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ ज्यादा की जरूरत है, 5 हेनरी, 10 हेनरी, है ना, 5 मेगा हेनरी। जहां इंडक्टेंस बड़ी वैल्यू में चाहिए वहां हम आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफॉर्मर, मशीन, मोटर और जनरेटर, इन सभी जगह आयरन कोर इंडक्टर का यूज होता है, ये बात समझ में आई। इन सभी जगह आयरन कोर इंडक्टर का क्या होता है दोस्तों, यूज होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, दैट इज कपलिंग फैक्टर। ये क्या चीज होती है दोस्तों। कपलिंग फैक्टर को समझने से पहले हमने पहले तो सिंगल एक टर्म पढ़ा था, मतलब एक तार को जब नंबर ऑफ टर्न्स दे देते हैं वो हमारा इंडक्टर है। जब हम दो इंडक्टर को पास में रख देते हैं, जब हम दो इंडक्टर को पास में रख देते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या हरकतें होती हैं वो देखनी है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में, आपने जब कूलाम का नियम पढ़ा था, तो जब दो चार्ज आपस में रखे हुए थे उनके बीच में क्या हरकतें उनकी, वो कूलाम बाबा ने एक्सप्लेन किया था कि उनके बीच में फोर्स लगा था, फोर्स F बराबर K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। याद है पुरानी वाली क्लास, वही चीज है। तो यहाँ पे भी क्या है कि एक कॉइल यहाँ रखी है, एक कॉइल यहाँ रखी है। जब इनमें करंट फ्लो होगी तो इनके आपस में जो क्या होगा, जब ये दो कोयले आपस में रखी है, अगर ये दोनों बहुत अच्छे से यहाँ, अब इसको बोलते हैं, जो आपस में इनको जोड़ने का काम करेगा उसको बोलते हैं म्यूचुअल। म्यूचुअल म्यूचुअल को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज में एक्चुअलिटी में हमको डायरेक्टली प्यार नहीं होता। हमारे बीच में हमारा एक दोस्त होता है ना, वो कहता है कि देख वो तुझे आज देख रही थी, अच्छा देख रही थी, तो तुम्हारे मन में उसके प्रति थोड़ा सा भावनाएं क्रिएट हो जाएंगी, ये बात समझ में। फिर उसकी जो सहेली होगी वो कहेगी कि यार वो तुझे आज देख रहा था, मतलब दोनों का एक दूसरे से अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, बात समझ रहे हो, लेकिन ये दोनों अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उसमें क्या हो जाता है कि धीरे से ये एक दूसरे से कॉन्टेक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही कॉन्टेक्ट बनते हैं तो उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। वो अपनी सहेली को बोलती है कि चल तू निकल, और मैं अपने दोस्त को बोलूंगा तू भी निकल। अब हम आपस में बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब तू मेरी समझ और मैं तेरी समझू, तो हम दोनों जब आपस में एक दूसरे की समझ लेते हैं उसी को बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये बात समझ में। कभी कभी रिलेशन में भी बोलते हैं ना यार, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब मैं जो चाहता हूं वो आपको समझ में आना चाहिए और आप क्या चाहती हैं वो मुझे समझ में पहले आ जाना चाहिए। तो यही रिलेशन सबसे अच्छा रिलेशन माना जाता है ना। इसको डिफाइन करने के लिए एक फैक्टर लेके आए जिसको हम बोलते हैं कपलिंग फैक्टर। भाई कपल आपस में कितने अच्छे से एक दूसरे को समझता है उसी को बोलते हैं कपलिंग फैक्टर, जिसको किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, के से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, के, कपलिंग फैक्टर। और मी फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, भाई इन दोनों को, भाई अलग अलग कोयल में उनका खुद का इंडक्टेंस, जब ये दोनों पास में आएंगी तो इन दोनों की वजह से बनने वाला इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस। अरे ये बात समझ पाई मैंने क्या बोला। एक कॉइल यहां रखी है, एक कॉइल यहां रखी है, दोनों कॉइल दूर की तरफ रखी है, तो इन दोनों में जो इंडक्टेंस क्रिएट होगा उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब उसकी कॉइल का खुद का इंडक्टेंस, इसकी कॉइल का खुद का इंडक्टेंस। जब ये दोनों कॉइलें आपस में आ गई, पास में आ गई, तो इसकी वजह से इस पे और इसकी वजह से इस पे, इसके बाद जो इंडक्टेंस क्रिएट होगा उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अरे ये बात समझ में आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब इसको कैसे डिनोट करते हैं। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दोनों के अंडर रूट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, L1 इंटू L2 के। जब हम मल्टीप्लीकेशन का साइन, मतलब प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाएंगे तो हम क्या देखेंगे, m बराबर के अंडर रूट L1 इंटू L2। क्या ये बात समझ भाई कि m बराबर के अंडर रूट L1 इंटू L2। यहां से k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि k को यहां रखेंगे तो m अपॉन आ जाएगा, m अपॉन अंडर रूट L1 इंटू L2। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों। पेपर में ये सीधा फॉर्मूला आ जाता है, इसमें सीधे L1 L2 की वैल्यू रख देगा, आपसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वैल्यू पूछ लेगा, कपलिंग कोएफिशिएंट वैल्यू पूछ लेगा। ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए
कपलिंग कोफिशिएंट या कपलिंग कोफिशिएंट एक्चुअलिटी में है क्या, इसको कपलिंग फैक्टर या कपलिंग कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ये बताएगा कि दोनों के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अगर के की वैल्यू 0 है मतलब दोनों कॉइल का आपस में कोई प्यार नहीं है, ना मेरा उससे कोई मतलब है ना उसको मुझसे मतलब है। मतलब हम दोनों के बीच में अगर के की वैल्यू 0 है तो कपलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है, तो ना वो मुझसे प्यार करती ना मैं उससे प्यार करता। क्या ये बात समझ में आई? अगर के की वैल्यू 1 है, इस बात का मतलब यह है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो मेरे बिना नहीं रह सकती एक मिनट भी। ये बात समझ में आई? मतलब 100% कपलिंग हो चुकी है हमारे बीच में। अब हम मरने और जीने के लिए तैयार हैं। ये बात समझ में आई? इसको बोलते हैं जब दो कॉइल आपस में 100% की कपलिंग करते हैं, जो कि आइडियल केस होता है। आइडियल ऐसा होता नहीं है, ये सब प्यार तक की कहानी होती है। शादी होने के बाद एक्चुअलिटी में क्या होता है, के की वैल्यू एक के इक्वल टू जो 1 होता है वो थोड़ा सा के लेस देन 1 पे आ जाता है। देखिए ये प्रैक्टिकल है। ये प्यार के टाइम पे जब कहता है ना लड़का, मैं तुझे ताजमहल में बिठा दूंगा, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये वो वाली कहानी है, और वो खुश हो जाती है। कहती यार तुम तो जलवा है, तुम्हारा मतलब लेवल है पढ़ते लिखते तो तुम कुछ हो नहीं, लेकिन लेवल है तुम्हारा, ये चीज तो है। मैं अभी क्या कर रहे हो तुम, पान की दुकान पे बैठे, लेकिन ख्याली प्लान उसके एक नंबर होंगे। 100% कपलिंग कर देगा वो, कोई कमी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही शादी हो जाएगी तो धीरे से कहेगा यार ऐसा करो तुम घर से कुछ पैसे मंगा लो यार, अभी थोड़ी सी दिक्कत है। मतलब उस समय की जो बात है वो खत्म हो गई, वो फिर के इक्वल टू 1 से किस पे आ जाएगा, लेस देन 1 पे आ जाएगा। ये बात समझ में आई? फिर ये कपलिंग क्या है, फिर ये कपलिंग हो जाती है लेस देन 1, और एक समय ऐसा आ जाए कि के बराबर 0 हो जाए, मतलब एक से इतना कम हो जाए कि 0 की तरफ आ जाए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं तलाक। बात समझ में आई? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टोटल खत्म। चल निकल तू अपने रास्ते, और वो बोलती है तू अपने रास्ते निकल, मैं अपने रास्ते निकलती हूँ। तो यहाँ पे के बराबर 0 की कहानी है। अरे ये पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से जो मैंने समझाया है कपलिंग फैक्टर्स को, कि के बराबर 0 मतलब 100% कपलिंग या 0% कपलिंग। के बराबर 0 मतलब तलाक, दो कोयलों के बीच में तलाक, उनके बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। के बराबर 1 ख्याली पुलाव, मैं तुझे चाहता हूं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू मेरे बिना नहीं रह सकती, तू मेरे बिना नहीं जी सकती, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, मतलब के बराबर 1। के लेस देन 1 साथ में रहने लगे, लेकिन समझ में आ गई कि यार ये सब बातें थी जो सब उड़ गई। अब तुम प्रैक्टिकली कुछ कमाओ दबाओ, कुछ ढंग से काम करो, चले आए मुंह उठा के। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये अब म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे इंडक्टेंस का वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ना, वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस के वोल्टेज का फॉर्मूला होता है एम बराबर, यहाँ वी बराबर एम डी आई ओवर डी टी। मतलब यहाँ जो एल होता है ना, एल, वो एल होता है सेल्फ। एल हम लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, मतलब अकेली कोयल में जो जनरेट होगा वो होगा सेल्फ इंडक्टेंस, और हम दो कोयल के वजह से जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये टॉपिक आपको 100% क्लियर हो गया दोस्तों? आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।